This is Delhi. Please stand by for our next broadcast. This is Akashwani. We now bring to you the recording of today's proceedings during the question hour in the Lok Sabha. अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, आज हम 13 दिसंबर 2001 की उस दुखद घटना का स्मरण करते हैं जब कुछ आतंकवादियों ने हमारे संसद भवन पर हमला किया था और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आघात करने का प्रयास किया था। आज के दिन हम उन सशस्त्र बलों की बहादुरी को भी नमन करते हैं जिन्होंने हमारे लोकतंत्र के प्रतीक संसद भवन पर हुए इस कायरतापूर्ण हमले को विफल कर दिया था। आज हम संसद सुरक्षा सेवा, दिल्ली पुलिस सेवा और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के उन 8 सुरक्षा कर्मियों द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान का भी स्मरण करते हैं जिन्होंने इस हमले को विफल करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इस आतंकवादी हमले में एक CPWD कर्मी भी शहीद हुए थे। ये सभा उन अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। ये सभा उन शहीदों के परिवारों के प्रति सहानुभूति के साथ और दृढ़ता के साथ खड़ी है। इस अवसर पर हम आतंकवाद का डटकर सामना करने के अपने संकल्प को भी दोहराते हैं तथा अपने राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए पुनः शपथ की पुष्टि करते हैं। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। क्वेश्चन नंबर 141, श्री एम सेल्वराज। प्रश्न क्रमांक 141। क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में त्योहारों के मौसम में डायनामिक किराया प्रणाली के अंतर्गत रेल किराए में कई गुना वृद्धि की गई है जो कि फ्लाइट या विमान किराए से अधिक थी, जिसके कारण कई आम और गरीब लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए और वे त्योहार मनाने के लिए अपने गृह नगर की यात्रा नहीं कर सके। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? डायनामिक किराया प्रणाली के अंतर्गत किराया बढ़ाने के क्या कारण हैं? क्या इस टिकट प्रणाली को समाप्त करने के लिए किसी मंच या रेल उपयोगकर्ता मंच से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं? और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या मंत्रालय द्वारा सभी गंतव्यों के लिए सभी रेलगाड़ियों में डायनामिक किराए को समाप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई किए जाने की संभावना है ताकि गरीब लोग यात्रा कर सकें? और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? माननीय मंत्री जी। श्री अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री। उत्तर सदन के पटल पर रखा गया। डॉक्टर TR पारिवेंतर। Honorable Speaker, sir, Honorable Minister has given a very detailed reply with regard to dynamic fare ticketing system. However, coming to my constituency, my request for a railway line still remains pending. And our Honorable Minister for Railways is very familiar in this subject. I have personally met him. Not only that, and also periodically telling the requirement why it should be there a railway line in our constituency. It's a backward constituency and there's no employment for the educated youth.
And also, because of want of railway station, this is all they find very difficult. Not only that, the farmers who are producing their products, they are not able to take the products to the neighboring districts to sell for a better price. So the importance of railway line is very important. It is the 50 years dream of my constituency people, and now that giving a small hope to my request, which is a 50 years of dream of my constituency people, I received a letter from the धन्यवाद railway. धन्यवाद माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने जो विषय उठाया है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ऑनरेबल मेंबर हैज रेज्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वी हैव हैड मल्टीपल डिस्कशंस विद द ऑनरेबल मेंबर and there are 2-3 options of the railway line which honorable member has discussed are being studied. As and when the survey and DPR is getting finalized, we'll take the next steps. श्री अधीर रंजन चौधरी जी। Sir, at the outset, I shall be begging a little indulgence from your end in order to deviate myself from the core contents of the questions. However, I firmly believe that our Honorable Minister is a versatile personality and he is quite capable of responding the trivial matter which I am going to raise. आप जानते हैं कि हमारी स्टेट की और हमारी डिस्ट्रिक्ट की एक मुद्दा मैं बार बार उठाते आ रहे हैं। कोविड की समय से स्पेशल ट्रेन की चलते एक स्पेशल ट्रेन नाम दिया था, उसके चलते सालों भर काटवा से लेकर आजीमगंज तक गरीब लोगों को हर रोज जो उस पे सफर करते हैं एक टिकट के लिए 30 रुपया उनसे लिया जाते हैं। नदी की उस पार एक ही डिस्टेंस एक टिकट के लिए 10 रुपया। वजह क्या है? ये स्पेशल ट्रेन कोविड की समय चालू हुई थी। कोविड गायब हो गए, लेकिन ये अतिरिक्त जो किराया चुकाने पड़ते और नहीं गायब हो पाए। ये क्यों? इसका इस वजह क्या है? और यहाँ आप कहते हैं कि हम सब्सिडी दे रहे हैं और हमारा डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, वन ऑफ द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री। माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार पैसेंजर सर्विसेज के लिए बहुत ही संवेदनशील है और आज भी करीब 60,000 करोड़ की भारत सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है पैसेंजर्स के लिए। ये रेलवे सिस्टम दुनिया का सबसे अफोर्डेबल रेलवे सिस्टम्स में से है। माननीय एलओपी साहब की तरफ से जो विषय आया है स्पेसिफिक ट्रेन का है, मैं स्पेसिफिक ट्रेन से माननीय एलओपी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा वो जरूर मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 142 श्री हसनैन मसूदी जी। प्रश्न क्रमांक 142। क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में खनन और भूविज्ञान विभाग में जनशक्ति की कमी की जानकारी है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? क्या सरकार ने विभाग के भीतर जनशक्ति की कमी की समस्या को दूर करने के लिए कोई कदम उठाए हैं? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या पहल की गई है? यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? और क्या मंत्रालय ने विभाग में रिक्तियों के संबंध में कोई परिपत्र जारी किया है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? माननीय मंत्री जी। प्रहलाद जोशी, खान एवं कोयला मंत्री। पट पर रखा गया सबका विषय अधीर रंजन जी ने बता दिया और मंत्री जी के संज्ञान में आ चुका है। Sir, there has been a long spell of presidential rule in Jammu Kashmir. So because of absence of an elected government, there is a huge governance deficit. So that has resulted in leaving the manpower crisis in key departments of the state. See, one of in healthcare system it is working on 40%, and there is a bold and honest admission on part of the honorable minister that out of the sanctioned posts in different categories, non-gazetted and gazetted and multitasking, there is less than 50% are in place. So the direct result is that it impacts. First result is that it emboldens people to go for illegal mining when we don't have sufficient staff. Second is, sir, the people are overstepping, are unilaterally enlarging their areas that have been allotted to them for mining. So that because of
lack of supervision, there is less staff and there is lack of supervision. Sir, though it is stated in the reply that some steps have been taken to get the recruitments made, but not enough is being done. I would request the Honorable Minister to ask the UT government to expedite the selection process. And in the meantime, as some 50 employees of J&K Cements have been already deputed, I would suggest that first the delegated workers now in Geology Mining Department be regularized. Second is that we have 51 from delegated workers from Jammu and Kashmir Cements Limited. They can also be deputed. Sir, I would request the government to consider regularization of the delegated workers and also deputation of these extras. Third is, sir, government should also take steps for demarcating the areas which have been allotted for mining to different factory owners, including the cement factory owners in Kriyo Convert Wuhan area, because the lack of staff has emboldened the entrepreneurs to go unilaterally expand there, and there is a conflict between local population and administration. Sir, as far as recruitment is concerned, now the situation is has been almost normalized in the Jammu and Kashmir. Otherwise, everybody knows what was happening before, especially 2019 and especially in past 2-3 years. Lot of improvement is there in the overall situation. By that, now people are expecting in almost every sector that there should be progress, and I appreciate Justice Saab that he has asked a very good question. And as the information given by the Jammu and Kashmir government, the recruitment process is on, and it is a fact that some of the posts are vacant. And now we have found out a lithium also there. The auction also we have put it for the auction. Process is on. Keeping all that in mind, we have advised all the states जो आपके माइनिंग डिपार्टमेंट और जियोलॉजी के डिपार्टमेंट में जो खाली पद है उसको भर्ती करने के लिए हमने निवेदन कर रहे हैं. इसका एक तो जम्मू एंड कश्मीर में तो स्थिति अलग है और लेफ्टिनेंट गवर्नर तो बहुत बढ़िया कोशिश तो कर ही रहे हैं और इसका आंकड़ा तो मैंने दिया हूं, इसलिए मैं रिपीट नहीं करता हूं. जिसके लिए प्रमोशन के थ्रू करना है, एलिजिबल कैंडिडेट भी नहीं है, ये भी एक इश्यू है. दूसरी बात तो ये तो लेगेसी इश्यू है, जो पहले से जो 10-15 वर्ष से जो है उनको अभी प्रमोशन देना पड़ता है, लेकिन आज के दिन में तो जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है वो है नहीं है. तो इसके कारण बाकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस वगैरह शुरू किया है, उसको एक्सपेडाइट करने के लिए मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय को मैं आग्रह करता हूं. और मेरा पूरा आग्रह इस सदन के एक क्वेश्चन के जो मौका उठाते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं, माइनिंग इज द कोर एक्टिविटी व्हिच कैन ऐड टू अवर इकोनॉमी. जहां तक माइनिंग सेक्टर सो फार अभी इट हैज गिवन द एम्प्लॉयमेंट फॉर मोर देन 1.1 करोड़ पीपल. 1% अगर ग्रोथ माइनिंग में होता है तो 1.4% ग्रोथ होता है इंडस्ट्री सेक्टर में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में. और इट इज एस्टिमेटेड दैट 1 डायरेक्ट जॉब इन माइनिंग सेक्टर क्रिएट्स 10 डायरेक्ट जॉब. सो कीपिंग, सर ये तो इम्पोर्टेंट है सर, 1 मिनट मुझे समय दे दीजिए. तो हमारा माइनिंग का क्वेश्चन भी बहुत कम आता है सर, आज ही आया है. तो इसीलिए अभी माइनिंग में जो हम बदलाव लाया है, तो कैप्टिव नॉन कैप्टिव ये हटा दिया है, और जो लाइसेंसेस और क्लियरेंसेस जो है उसका तो जो सरलीकरण किया है, और जो एनमेट के थ्रू पैसा देता है, राज्यों को हमने बुला के पैसा दे रहे हैं, एक्सप्लोरेशन करो और माइनिंग के लिए आप काम करो. तो इसीलिए मेरा आग्रह यह है कि कई राज्यों में ये तो माइनिंग का बहुत ही स्थिति गंभीर है, तो कई राज्यों में तो ऑक्शन ही नहीं शुरू हुआ है. इसलिए मेरा आग्रह है कि कृपया सभी राज्यों में, स्पेशली इसमें स्टेट लाइक झारखंड, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, बिहार, तेलंगाना ऑक्शन ही नहीं कर रहे हैं. जहां ऑक्शन हुआ है उधर बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, तो उनका रेवेन्यू भी, फॉर एग्जांपल ओडिशा का रेवेन्यू 861% बढ़ा है, 861%. और
कर्नाटक के 316% बढ़ा है, छत्तीसगढ़ का 623% बढ़ा है। ऐसे तो बहुत राज्यों का मैं उल्लेख कर सकता हूं, लेकिन समय के पाबंदी के कारण और समय के लिमिटेशन के कारण मैं इतने डिटेल में नहीं जा रहा हूं। माइनिंग सेक्टर इज द ओनली सेक्टर व्हिच कैन डायरेक्टली ऐड टू द इकोनॉमी एंड जॉब्स। तो इसलिए मैं सबसे आग्रह करता हूं, सभी राज्य सरकारों से आप आग्रह करते हैं कि हम इतना सुविधा दे रहे हैं, कृपया रिक्रूटमेंट करिए, एक्सप्लोरेशन करिए। हमने जो बदलाव लाया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो ये बहुत बड़ी मात्रा में आपके राज्यों को राजस्व ला सकता है, यही मेरा प्रार्थना है। सर छोटा सा सर ऑनरेबल मेंबर्स, Sir, Mineral Development Fund, there is a mechanism to spend the Mineral Development Fund, and number of the Parliament of the local, of the constituency is also part of it. Honorable Minister will agree. But millions are being spent without following the procedure. I have brought it to the notice of Honorable Minister, because normally under the scheme, this money is to be spent in the areas where mining is taken place. But not a rupee out of that fund is being spent on the area, and on the other hand, without. I would request Honorable Minister to direct you to constitute the committee that is to authorize spending of the Mineral Development Fund, and whatever has been spent, to look into that, how it was spent and with whose authorization it was spent. Sir, as far as DMF is concerned, सबका विषय तो उस पर ही है। सब जो माननीय सदस्य ने उठाया ना विषय वही है सबके लिए। जी सर, तो जो डीएमएफ का जो कंसेप्ट लाया, ये माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभालने के बाद शुरू हुआ है साहब। इससे पहले कोई डीएमएफ भी था, एनमेट भी नहीं था। तो लेकिन इसमें जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन में जो फंड इकट्ठा होता है, तो हर राज्य में इसका जनप्रतिनिधियों को, पीपल रिप्रेजेंटेटिव को बिना इन्वॉल्व करते हुए करने का तो बहुत कोशिश होता रहता है। हमने गवर्निंग काउंसिल में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इंक्लूड करके रूल में अमेंडमेंट करके हमने भेजा है। लेकिन अभी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं बुलाते हैं। सर, मैं वही बता रहा हूँ। सारा सदन एक मत का है ना। क्या साहब? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं बुलाते हैं। सर, मैं वही बता रहा हूँ, मैं सेम आपने जो बता रहे मैं वही बता रहा हूँ। और प्रदेश के सरकारों जो होते हैं, वो मैं इस पार्टी उस पार्टी का नहीं कह रहा हूँ, वो अपने आप खर्चा करना चाहते हैं। इसीलिए हमने डायरेक्शन इशू किया है इसमें काउंसिल में, गवर्निंग बॉडी में, इसमें तो गाइडलाइन हमने इशू किया है। तो इशू करने के बाद कई राज्यों में शुरू हुआ है, और भी रूल हम अमेंडमेंट करके एमपीज और एमएलएस को कंपलसरी इंक्लूड करके गवर्निंग बॉडी में ही इसको अप्रूव करना, ये तो हम कंपलसरी बनाने जा रहा है। क्योंकि पहले हम रूल अमेंडमेंट करके एडवाइजरी दिया है, लेकिन वो एडवाइजरी मान नहीं रहे हैं। तो अगर आप समझिए पर्टिकुलर राज्य सरकार नहीं करते हैं, तो हम डायरेक्शन और एडवाइजरी इशू करते हैं। तो जहाँ अलग अलग सरकारें हैं। आप और तो ये बता दो रूल कब तक बना दोगे? बहुत 6 साल हो गया इसको। अभी हम ऑलरेडी रूल बना रहे हैं सर। रूल बनाने के बाद भी माइनिंग इज दी बेसिकली स्टेट सब्जेक्ट। हम पॉलिसी बनाते हैं, हम कानून बनाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली एग्जीक्यूशन होता है स्टेट में ही। और इसीलिए स्टेट को हम डायरेक्शन इशू कर रहे हैं सभी एमपीज और एमएलएस को इन्वॉल्वमेंट करने के लिए। और ये जो गवर्निंग बॉडी रहता है उसमें ही उसमें एमपीज और एमएलएस को रख के ही करना है, उसका अप्रूवल के साथ ही करना है। ऐसे रूल हम अमेंडमेंट करके डायरेक्शन दे रहे हैं। श्री मनीष तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आप संसदीय कार्य मंत्री है ना, इसलिए सब संसद सदस्य आपसे अपेक्षा करते हैं। अध्यक्ष जी, जम्मू कश्मीर से जो नदियां नाले आते हैं वो फिर पंजाब होते हुए आगे जाते हैं, और उन नदी नालों में काफ़ी रेता और बजरी भी आती है। अब जो माइनर मिनरल्स डेवलपमेंट एक्ट है, उसमें जो रेता है, सैंड है, वो माइनर मिनरल है, और उसको रेगुलेट करने का अख्तियार राज्य सरकारों के पास है। पर केंद्र सरकार ने, इनके मंत्रालय ने, मंत्री जी के और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने
2016 में एक सस्टेनेबल सैंड माइनिंग गाइडलाइंस इशू की थी। उन गाइडलाइंस के तहत जो एनवायरनमेंट क्लियरेंस है 5 हेक्टेयर से कम, वो डिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी देती है। मेरा सवाल ये है अध्यक्ष जी कि जहाँ से ये नदियाँ बहती हैं और जहाँ ये खनन होता है, चाहे वैध होता हो अवैध होता हो, वो जो गांव वाले हैं वो बहुत त्रस्त रहते हैं। उनकी सड़कें टूट जाती हैं टिप्पर के वजह से, और इन्वायरमेंट का बहुत प्रदूषण होता है, वातावरण खराब होता है। मेरा माननीय मंत्री जी से ये सवाल है कि जो सस्टेनेबल माइनिंग गाइडलाइंस हैं, इनमें संशोधन करके क्या आप ये प्रावधान कर सकते हैं कि बगैर जो आसपास के गांव हैं जहां पे ये खनन की अनुमति दी जाती है, बगैर उन गांव वालों की अनुमति के, बगैर ग्राम पंचायत की अनुमति के कोई खनन नहीं हो सकता, जिससे जो वातावरण है और जो वहां का उनका रहन सहन है, उनकी जो सड़कें हैं, वो सुरक्षित रह सके और ये वैध और अवैध खनन के वजह से जो वातावरण प्रदूषित होता है उससे वो बच सके। Sir, as the honorable member is a very learned member, and he himself has mentioned that the minor minerals, then now he has asked the question, you are also most learned, Bhartariji. All other are learned. all members are learned members. I have no dispute on that. So the question is, sir, he himself has agreed that minor minerals come under the purview of the state government. But हम समय समय पर गाइडलाइन इशू करते रहते हैं। जहाँ तक उन्होंने सैंड का जो इशू, बालू का जो इशू उन्होंने उठाया है, बालू का माइनिंग का, तो इसमें जो भी माइनिंग होता है ग्राम सभा करके उसमें अप्रूवल करके ही करना एक जनरल गाइडलाइंस है। अगर वो उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, उसका पालन नहीं हो रहा है, तो हम फिर से एक बार ये जो 2017 में जो हमने गाइडलाइन इशू किया है उसको रिवाइज करके फिर से एक बार डायरेक्शन इशू करते हैं। 143 श्री रितेश पांडे। प्रश्न क्रमांक 143। क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क भारत में नेट न्यूट्रलिटी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है? ख ट्राई द्वारा वर्ष 2020 में दूरसंचार विभाग को दी गई सिफारिश के अनुसार बहुहितधारी निकाय की स्थापना अभी तक न किए जाने के क्या कारण हैं? ग क्या सरकार ने विभिन्न इंटरनेट सेवा प्रदाताओं में नेट न्यूट्रलिटी की कोई तकनीकी संपरीक्षा की है? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? घ क्या सरकार ने अपने नेटवर्क में नेट न्यूट्रलिटी की निगरानी करने के लिए आवधिक रूप से निर्देश जारी किए हैं? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? माननीय मंत्री जी। अश्विनी वैष्णव, संचार मंत्री। माननीय सदस्य। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, नेट न्यूट्रलिटी इज द प्रिंसिपल that all internet traffic should be treated equally without discrimination or preference given to any particular website, service or application. सर, हाल में टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपना एक कंसल्टेशन पेपर निकाला था, जिसके निकलने के बाद एक बहुत ही ज़्यादा हलचल ये हो गई है कि कुछ बड़ी कंपनियां ये दबाव डाल रही हैं कि जो भी छोटे OTT प्रोवाइडर्स हैं उनको अलग से चार्जेस लगा करके और उनसे जो है पैसा लिया जाए टेलीकॉम सर्विस पे अपनी सर्विसेज देने के लिए। मेरा प्रश्न ये है कि मैं एक पिछड़े इलाके से आता हूं, अंबेडकर नगर में, जहां पे बहुत सारी महिलाओं के पास मोबाइल फोन नहीं है। इंटरनेट एक ऐसी चीज है जो इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक और सोशल मोबिलिटी देने का कार्य करती है। ये तो सबको पता, आप तो क्वेश्चन बताओ। जी, क्वेश्चन मेरा ये है, जब इसके ऊपर अलग से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो ये लोग वेबसाइट यूज करते हैं सोशल मोबिलिटी के लिए, उससे चार्जेस लेना शुरू कर देंगे तो ये ऐसे लोगों के लिए महंगा हो जाएगा। और ये खास तौर से ऐसे चाहे जियो हो
रिलायंस हो या टाटा हो, इनकी खुद की बड़ी बड़ी सर्विसेज हो गई हैं और ये सारा का सारा ट्रैफिक ले जाकर के अपनी वेबसाइट्स की तरफ ले जालेंगे, जिससे कंपटीशन के ऊपर भी खासा प्रभाव आएगा। मैं इसके बाद एक सप्लीमेंट्री और पूछूंगा, तो क्या इसको रोकने के लिए ये लक्ष्य साफ है कि ऐसा नहीं होने दिया जाएगा और जो नए TRAI ने अपने कंसल्टेशन पेपर निकाला था उससे जो ये हलचल बढ़ी है उसको रोका जाएगा, नेट न्यूट्रलिटी को मेंटेन किया जाएगा? साफ शब्दों में माननीय मंत्री जी बताने का कार्य करें। माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सांसद महोदय ने प्रश्न पूछा है, ये प्रश्न बहुत पहले डिसाइड हो चुका है, इसमें कोई नयापन नहीं है। 2015 में जब सबसे पहले नेटवर्क को न्यूट्रल करने का जो डिबेट आया था, उसके बाद में 2015 के बाद में 2017 में ट्राई ने रिकमेंडेशन दिए थे। 2018 में फ्रेमवर्क पब्लिश हुआ था। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने, भारत सरकार ने इसको कंप्लीट एक्सेप्ट करके लाइसेंस की टर्म्स को मॉडिफाई किया गया कि लाइसेंसी किसी भी कंटेंट प्रोवाइडर को, किसी भी ऐप को, किसी के भी प्रति कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। ये एक वेल स्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है जो लागू है। रेगुलरली टेक्निकल ऑडिट्स होते हैं। किसी भी टेक्निकल ऑडिट में अभी किसी के भी प्रति भेदभाव का कोई भी एक भी विषय नहीं आया। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, अगर आप अनुमति दें तो एक बड़ा चिंता का विषय है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन कांग्रेस के श्री मुरलीधरन जी ने सेम वर्ड्स का क्वेश्चन पूछा। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन कांग्रेस के श्री विंसेंट एच पाला जी ने पूछा। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन कांग्रेस और शिवसेना के श्री दिग्विजय सिंह जी ने राज्यसभा में और श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी ने राज्यसभा में पूछा। और आज मान्यवर सदस्य एग्जैक्टली सेम वर्ड्स, सेम वर्डिंग के प्रश्न पूछ रहे हैं। आपके संज्ञान में रखना चाहता हूँ। सप्लीमेंट्री सर एक चीज सर, एक सेकेंड सर, एक मुझे बोले दादा सर क्वेश्चंस डिपार्टमेंट ये साफ कहता है कि अगर 3-4 मेंबर्स एक प्रकार का सवाल पूछते हैं तो वो उसकी ज्यादा चांसेस होती है आने के लिए, इसलिए मेंबर्स आपस में भी सवालों को शेयर करके पूछते हैं और ये देखा जाता है कि जिन 2-2 सवाल जिन मेंबर्स के पूछे गए हैं वो आ जाते हैं। तो ये तो रूल्स के हिसाब से हो रहा है। मेरा दूसरा सवाल ये है सर कि जो एक सेस लिया जाता है 70,000 करोड़ रुपया जो है वो पड़ा हुआ है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, ये खास तौर से नेट न्यूट्रलिटी को भी आगे बढ़ावा देने के लिए ताकि सभी को मिल सके। 70,000 करोड़ रुपया ये फंड पड़ा हुआ है कई सालों से, इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इस पे माननीय मंत्री जी ये बताने का कार्य करें कि आगे आने वाले समय में एक तो इस फंड का क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा है और ये कहां पे इस्तेमाल होगा। मेरे क्षेत्र अंबेडकर नगर में इस फंड का क्या इस्तेमाल होने जा रहा है, इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो ये प्रश्न माननीय सांसद जी का इससे संबंधित नहीं है, फिर भी मैं बताना चाहूँगा, रिकॉर्ड पर रखना चाहूँगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के जरिए से भारत नेट के माध्यम से करीब 2 लाख पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क बिछाया है। और जिस तरीके से आज ग्रामीण क्षेत्रों में, अनकनेक्टेड क्षेत्रों में 4G की सर्विसेज पहुंचाई गई है, वो भी USOF के माध्यम से पहुंचाई गई है। करीब 40,000 गांव ऐसे जहां पे कनेक्टिविटी नहीं थी, वहां के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4G टावर्स सैंक्शन किए और बहुत तेजी से काम उस पर चल रहा है। माननीय अध्यक्ष श्री शशि थरूर जी। Thank you very much, Mr. Speaker. The Honourable Minister's reply says that the TRAI recommendations are under consideration in DOT. Now, the recommendations, sir, were issued in 2020. Now, how long does it take DOT to consider these matters? And what is impeding after 3 years they're coming to a decision, sir? Linked to this, that's a comment I want to ask a question. It's supposed to be happening normally within a month or two, so this is quite unreasonable. Under consideration can mask various substantive objections, and we'd like to know what they are. We should be aware that the Global Encryption Coalition has already expressed grave concerns about the TRAI recommendations, in particular about the consequences of TRAI recommendations for encryption. You've got issues of OTT platforms, as Ritesh ji has already mentioned, involving WhatsApp and Signal and other such communication providers. May I request the Minister to assure us that nothing in your consideration of these recommendations will interfere with the right of the citizens of India to freedom of speech and expression and their right to privacy,
while at the same time ensuring it's not detrimental to net neutrality in India. Thank you, Mr. Speaker. माननीय अध्यक्ष जी, जो रिकमेंडेशन 2020 में ट्राई ने दिए हैं, उन रिकमेंडेशंस में बेसिकली एक बहुत ही अनवील्डी मल्टी स्टेक होल्डर फोरम बनाने का प्रमुख रिकमेंडेशन है। करीब 2,500 से अधिक लोगों के मेंबरशिप का अगर कोई फोरम बनता है तो क्या वो फोरम कुछ कर सकता है कि नहीं, इस चीज़ पे विचार चल रहा था। मोस्ट प्रोबेबली ये रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। जो मेन रिकमेंडेशन थे 2015 के, उसको ऑलरेडी सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है और उसके ऊपर ऑलरेडी कार्रवाई होके लाइसेंस की कंडीशंस को ऑलरेडी अमेंड किया जा चुका है। और उसके बाद से जैसा मैंने स्पष्ट तौर पे कहा है माननीय अध्यक्ष जी, आज की तारीख में भारत में नेट न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल वेल स्टैब्लिश्ड है। श्री गौरव गोगोई जी। धन्यवाद सभापति महोदय। ये जो OTT सर्विसेज है, हम सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेगुलेट करती है और काफ़ी अच्छा मेते बीच में अपने गाइडलाइंस और नोटिफिकेशंस निकालती रहती है OTT सर्विसेज को रेगुलेट करने के लिए। अब ये जो ड्राफ्ट बिल आया है टेलीकॉम का, जो पब्लिक डोमेन में है और सरकार कंसल्टेशन मांग रही है, ट्राई का जो ये पेपर है जो भी पब्लिक डोमेन में है उसमें कंसल्टेशन मांग रही है, इसमें देखा जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस अपनी पावर्स एक्सपैंड कर रही है उन OTT एंटिटीज को रेगुलेट करने में जो पहले से ही मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेगुलेट कर रही है। तो मेरा जो साफ सवाल ये है कि आदरणीय मंत्री महोदय ने प्रिंसिपल की तो बात की कि नेट न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल पर वर्तमान सरकार विश्वास करती है, लेकिन ये जो ड्राफ्ट बिल और पेपर में नेटवर्क यूसेज फीस जो लाया गया है, नेटवर्क यूसेज फी अगर रहेगा तो नेट न्यूट्रलिटी कैसे रहेगी, इसका विवरण हम बार बार इस मंत्री से चाहते हैं, क्योंकि ये सवाल सांसद महोदय ने किया, रितेश पांडे जी ने, लेकिन उसका उत्तर नहीं आया। हम उत्तर मांगते हैं। और अंत में सर, एक संकेत मंत्री ने किया, एक संकेत मुझे भी करने दीजिए। टेलीकॉम सेक्टर जो है वहाँ पे बस 2 मेजर कंपनी उस टेलीकॉम सेक्टर को आज भारत में रूल कर रही है और उसमें से एक कंपनी तो अपने इश्तिहार में प्रधानमंत्री मोदी जी का भी बहुत चेहरा इस्तेमाल करती है। तो संकेत मैं भी देना चाहता हूँ कि ये जो बिल आ रहा है OTT में बहुत से इंडियन OTT है, भारत की OTT है, तो नेट न्यूट्रलिटी पे माननीय सांसद महोदय ने बहुत ही एक ऐसी गरिमापूर्ण भवन में इस सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली बात की है। माननीय अध्यक्ष जी, पहली बात नेट न्यूट्रलिटी पे जो प्रश्न माननीय सांसद जी ने पूछे हैं या उनके जितने भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आए, सब पे मैंने एकदम स्पष्ट तौर पे जवाब दिया है कि नेट न्यूट्रलिटी के प्रिंसिपल को भारत सरकार ने 2017 के रिकमेंडेशन ऑफ ट्राई के बाद में क्लियरली उसको एक्सेप्ट करके सारे की सारी जितने सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी लाइसेंस कंडीशंस में क्लियर एक मॉडिफिकेशन करके उस प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश किया है, फॉलो किया है। टेक्निकल ऑडिट्स टाइम टू टाइम हो रहे हैं। साथ ही साथ जो टेलीकॉम सेक्टर में जिस तरह का 2G वाला जमाना था, उस 2G वाले जमाने की याद न दिलाए माननीय सांसद महोदय। जिस तरह से टेलीकॉम सेक्टर को आपने आपके यूपीए की सरकार के समय में टेलीकॉम सेक्टर को और BSNL को विशेषकर जिस तरह से आपने बर्बाद किया था, उसके बजाय आज भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने टेलीकॉम सेक्टर को एक सनराइज सेक्टर बनाया है। आज ग्रोथ है टेलीकॉम सेक्टर में, इन्वेस्टमेंट है टेलीकॉम सेक्टर में, ट्रांसपेरेंसी है टेलीकॉम सेक्टर में। माननीय अध्यक्ष जी, 5G का रोल आउट 14 महीने में 4 लाख साइट्स अगर आज हुई है तो वो भारत में हुई है और सारी दुनिया कह रही है कि भारत में 5G का रोल आउट फास्टेस्ट रोल आउट इन द वर्ल्ड है। सबसे ज्यादा डिजिटल इंक्लूजन की बात है तो वो भारत में, और मोदी जी ने जो इस डिजिटल इंडिया के जरिए से जो इंक्लूसिव ग्रोथ की है, वो इंक्लूसिव ग्रोथ माननीय अध्यक्ष जी, इनको माननीय सदस्य जी को स्वीकार करनी पड़ेगी। ये स्वीकार नहीं करेंगे तो भी देश इनको स्वीकार कराएगा। क्वेश्चन नंबर 144 श्री लोअर फौज। प्रश्न क्रमांक 144। क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में लैंड कस्टम स्टेशनरों का वितरण विषम है? यदि हाँ, तो क्या 1939 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा पर 25 अधिसूचित LCS हैं, जबकि भारत के 4 राज्यों को शामिल करने वाली 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार अंतरराष्ट्रीय सीमा पर केवल 3 LCS अधिसूचित हैं? यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?
क्या वर्तमान में केवल 2 LCS नामतः मोरेह ICP मणिपुर और जोखावथार मिजोरम कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, जबकि नामपोंग अरुणाचल प्रदेश कार्य नहीं कर रहा है? ड यदि हाँ तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं? च क्या 398 किलोमीटर की साझा भारत म्यांमार सीमा वाला मणिपुर राज्य म्यांमार के साथ सामाजिक आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए लंबे समय से न्यू तुसोम उखरूल, पिलोंग खुलेन कामजोंग, न्यू सोमताल चंदेल और बेहियांग चुराचांदपुर में 4 नए LCS खोलने की मांग करता रहा है और यह एक्ट ईस्ट नीति को वास्तविक रूप देने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा? 6 यदि हाँ तो क्या सरकार इन मांगों या आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्रवाई हेतु विचार कर रही है? ज यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? माननीय मंत्री जी। अनुप्रिया सिंह पटेल, वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री। Thank you, Speaker, sir, for giving me this opportunity to raise this very important question. Particularly, I thank the Minister for having given a very detailed and comprehensive answer to the question that we have raised. So the important point here is the Government of India has already converted the Look East policy into Act East policy. And as per this, the answers that we're getting, that in 2018, when the Moreh in Manipur, the LCP, LCS which was opened, had to be closed again after 2 years. Of course, unfortunate because of the COVID-19. And then, of course, followed also by the law and order situation in the neighboring country. It is unfortunate. But this misfortune, this setback that we have received during this time should be an opportunity for us to develop our borders. Because now we are also saying that on the other side, there are no infrastructural development in the Myanmar side. I think only when we develop, they will also develop. And I hope that the government will look to this matter. I'm very saddened to say that in one of the answers where I've asked whether the government has been considering to take actions for materialization of these needs and demands. I think the demands that I've said is since 2019, I've been continually raising this issue of developing our borders. And then I've written letters to all the concerned ministers, including the Prime Minister and also the Commerce Industries Minister too. Now, even now, the answer is no. So I think it is time that we look to this because unless we develop our borders, because India has so much of potential both for import and also for exports. And the other side, there are so much which are wanting. And I'm sure when we open up our borders, they will also be benefited and it will mean much return to our own country. The Act East policy of the Government of India needs to be looked at developing the northeastern borders of the Honorable northeast. Member, Yes. please ask supplementary. Maન્ય Mantri ji. Speaker, sir, I completely understand the sentiment of the Honourable Member of Parliament. There are 122 land custom stations that we have across the international borders of India with countries like Pakistan, Afghanistan, Nepal, Bhutan, Myanmar, Bangladesh and China. Of these 122, let me reply. Dada, please have some patience. I've just started and you started interrupting like this. Give me an opportunity to reply. I'm replying. I'm responding to the Honourable Member. It's an important issue. Please let me speak. No, if you have any questions, you can answer. आप डिबेट क्यों करते हो? आप तो उनका जवाब दो. Sir, I'm saying that there are 122. मैं एक विषय सभी माननीय मंत्री महोदय को अवगत कराता हूँ और सदस्यों का जो मेरे बिना बुलाए अपना आप उठ जाते हैं उनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं जाता और बाहर भी नहीं जाता. आप उनसे वो आप उठते हैं, आप उनसे डिबेट करने लग जाते हैं. आप डिबेट ही क्यों करते हो? उनका जवाब ही मत दो. All right, sir. Sir, there are 122 land custom stations that we have established across India's international borders. मैं एक और बता दूं आपको, न तो रिकॉर्ड में आता, न टीवी में आता, इसी कैंपस में खड़े होते हैं बस. अधिरंजन को नहीं, टीवी में जो आता है जब मैं बुलाता हूं सबको, ऐसा नहीं आता.
आपको मैंने बुलाया ऑफिशियली तो आपका है ऐसा माननीय मंत्री जी। Of these 122, sir, there are 44 which lie in the northeastern region. Of these 44, there are 3 along Indo-Myanmar border, the LCS, which have been established. The Honorable MP has stated that we have replied that no demand has come from the state, which is true, sir, because the state government has not raised any demand for the creation of additional land custom stations. Yes, there has been a lot of correspondence from the year 2017 onwards. We have had several correspondences from the ex-secretary of the Northeastern Council and also the Honourable Member of Parliament in 2022. We responded to the Secretary in Northeastern Council also that time, initially when he wrote the first letter in 2017 that we are considering the construction of border huts. He wrote a few more letters after that, and we tried to get in touch with the Chief Secretary of the state of Manipur, asking them to understand the feasibility or the desirability of creating more land custom stations and also the trade prospects, but no response was received. Hence, we have stated in our reply that the state government has not raised any demand for the creation of additional land custom stations. I would also like to state here, sir, that insofar as the creation of the additional LCS is concerned, we already have 3 major border points at More, at Zokhav Thwar, and at Nampong in Arunachal Pradesh. But the corresponding side on Myanmar, since there is a lot of political turbulence and there is political crisis, so they are very inactive. We shall be happy to consider only when we also have the consent of the neighboring countries, because when it comes to the creation of additional LCS, there are several factors which have to be taken into consideration, in which the consent of the neighboring country is very important. Apart from that, the prospects of trade, interministerial consultation, and also the export infrastructure or communication, banking, a lot of such facilities, whether they exist, all those factors are a prerequisite before deciding. And many departments come into place, sir. It's not just Ministry of Commerce, but also Department of Revenue and Ministry of External Affairs and Home Affairs. Honorable Member, supplementary. So the question here is, I have understood whatever the minister said. Now, in Arunachal, 1962 was the year when it was closed. Now, it is already more than 60 years, and whether the government has no interest in reviving that, because I think when there is no interest from our side. Sir, there is one more question. अभी आपने पूछ लिया ना कि 1962 से चालू करना चाहते हो, हाँ या ना? मंत्री जवाब दे दे हाँ ना, कभी तो हाँ ना में जवाब दो। यहाँ पे इतना लंबा सब जवाब देते हैं। बताओ उनको सबको हाँ ना में जवाब दो। Like I said before, the government stands committed to the Act East policy, and we do want to increase our bilateral trade with the neighboring countries. Our bilateral trade with Myanmar in the year 2022-23 stood at $1.76 billion. We all understand, sir, the political turmoil in the country, the state of emergency, and all what is happening. These situations are not conducive to trade, and there is a low interest among traders as well. So, Nampong, it was made in 1962. It has been non-functional, but we've also created a border hut. And on both sides, on Nampong and Pangsu Pass, all the infrastructure is ready. But there has to be a willingness from the opposite side also, sir. Only then can we start functioning. मैं संसदीय कार्य मंत्री जी के माध्यम से और सबको सदन में कहता हूँ, प्रश्नकाल केवल 1 घंटे का होता है, क्वेश्चन 20 होते हैं, प्रश्न पूछने वाले भी भूमिका बांध देते हैं बहुत बड़ी, और माननीय मंत्री जी उससे बड़ी भूमिका बांध देते हैं। कैसे हम 20 क्वेश्चन लाएंगे? अपना टारगेट तो 20 क्वेश्चन का होना चाहिए सदन में। तो मैंने दोनों को कह रहा हूँ, आपको भी कह रहा हूँ, इधर भी कह रहा हूँ। श्री तापिर गांव जी, आप एक क्वेश्चन पूछो, यस नो, खत्म बात। ऑनरेबल स्पीकर, बड़े मंत्री जी तो लंबा जवाब दे देंगे। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आउट ऑफ 44 बॉर्डर ट्रेड में पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल में एक ही है नामपोंग। ये नामपोंग 1942 से पहले स्टीलवेल रोड दिग्बोई से लेके साइना कुडमिंग तक अभी भी वो रास्ता एग्जिस्टिंग है। मेरा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी नामपोंग में 62 नहीं, कोविड से पहले
बॉर्डर ट्रेड वहाँ बार्टर सिस्टम में हुआ करता था। कोविड के बाद गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने भी लेटर लिखा, हमने भी लेटर लिखा, डेलीगेशन आके भी म्यांमार भी चाहता है वो बॉर्डर ट्रेड शुरू हो। तो इसलिए मैं अरुणाचल और इंडिया गवर्नमेंट भी इसको देखना चाहिए कि वहाँ का म्यांमार और यहाँ का अरुणाचल या इंडियन बॉर्डर ट्रेड में नामपोंग में अच्छा से चल रहा था, कोविड के बाद अभी बंद होके पड़ा है। मैं मंत्री जी से मेरा यही अनुरोध है कि इस बॉर्डर ट्रेड इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखा है, म्यांमार ने भी बनाया, इंडिया ने भी बनाया, उसको अलाउ करने का आपका मिनिस्ट्री से पहल कर दीजिए। बोथ द कंट्री विल बेनिफिट। इसको क्या राय है? Sir, I would like to inform the honourable member that he probably does not have the correct information, sir. We have a land custom station at Nampong in Arunachal Pradesh. Infrastructure is ready. The custom officials also have an additional charge, but corresponding Nampong in the Myanmar side, we do not have a land custom station. However, India and Myanmar, we signed an MOU on border hut. The border hut is ready, the Nampong Pangsu Pass border hut is ready, but the modes of operation still are being worked out. Once they are ready, we can start those operations, but LCS, there is no corresponding infrastructure on the Myanmar side. क्वेश्चन नंबर 145 श्री अच्युतानंद सामंत जी। प्रश्न क्रमांक 145। क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क कंधमाल जिले में रेलवे अवसंरचना स्थापित करने के लिए रेलवे द्वारा की गई पहलों का ब्यौरा क्या है? ख इस संबंध में किए जाने वाले वास्तव में किए गए प्रस्तावित सर्वेक्षण की स्थिति क्या है? ग सरकार द्वारा खुर्दा बोलांगी रेल लाइन को 39 किलोमीटर बढ़ाकर पुरूना कटक तक रेल संपर्क सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? और घ संबंधित अधिकारियों द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है? माननीय मंत्री जी। अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री। सर, उत्तर सदन के पटल पर रखा। माननीय सदस्य। ऑनरेबल स्पीकर सर, माननीय मंत्री महोदय ने बहुत अच्छा से उत्तर रखे हैं, धन्यवाद देता हूं। मेरा जानकारी है जो लिखे 142 किलोमीटर दसपला खुर्दा हैज बीन कमीशन, तो दसपला वासी को कब तक ये रेल सेवा उपलब्धि होगा? मेरा और एक जानकारी है, whether the government has any plan to introduce the direct superfast train between the Puri and the Ma Vaishno Devi Katra railway station, connecting two places of religious importance. महोदय, सबसे पहले तो माननीय सांसद महोदय जी ने जो प्रश्न पूछा है उसके बैकग्राउंड में फुलबानी जिला बहुत ही एक सुंदर जिला है, बहुत ही अच्छा लैंडस्केप, बहुत ही एक तरीके से और पूरे करीब पूरा आदिवासी क्षेत्र है। वहाँ की कनेक्टिविटी के लिए रेड़ाखोल से गोपालपुर का एक प्रोजेक्ट है जो कि राज्य सरकार की एक कंपनी है ORIDL, उसके जरिए से प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है। मैं माननीय सांसद महोदय को भी कहूँगा कि फुलबानी जिले की जो कनेक्टिविटी है उसके लिए राज्य सरकार से संपर्क करके काम कराएं और हमारे यहाँ से भी रिकमेंडेशन जाएगा कि जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट ORIDL ने बनाई है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट वापस राज्य सरकार के पास भेजें ताकि फुलबानी जिले को भी उसमें कनेक्टिविटी मिले। दूसरी बात जो माननीय सांसद ने दसपल्ला जी के बारे में बोली, खुर्दा बोलांगीर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो 40-45 वर्षों से पेंडिंग था। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, ये 40-50 वर्षों पुराना प्रोजेक्ट आज तेजी से इस पे काम चल रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय, और बहुत ही खुशी की बात है। मैं माननीय भूपेंद्र यादव जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, उनकी मदद से जो जितने भी इश्यूज थे सारे के सारे रिजॉल्व हुए और काम तेजी से चल रहा है और ये कनेक्टिविटी 40-50 वर्षों की बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। सप्लीमेंट्री नो डीएम था बताना। सर, माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। जे कंधमाल जिला जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, फुलबानी उसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, तो उसके लिए जो प्रोजेक्ट चल रहा है अभी DPR हो चुका है, उसको थोड़ा स्पीड अप करेंगे, कंधमाल वासी का सपनों को साकार करेंगे। और दसपला वासी को कब ट्रेन सेवा उपलब्धि होगा, कब तक? माननीय अध्यक्ष जी, जैसा मैंने कहा, ये जो DPR उड़ीसा सरकार से आई है वो हम रिटर्न करेंगे अभी उड़ीसा सरकार के पास, ताकि कंधमाल जिले को उसमें इंक्लूड कर सके। अभी उसमें इंक्लूड नहीं है, उसको इंक्लूड कर सके, इसके लिए ये DPR रिटर्न करेंगे राज्य सरकार को।
श्रीमती सुमन लता अमरीश। Honorable Speaker, sir. Sir, as far as Karnataka is concerned, there are about 20 sanctioned railway projects and some of them are still on the paper. One such project is the Hejjala Chamrajnagar railway line, entailing a new line of 142 kilometers. Though it was approved in 1997-98, after 25 years, the physical progress is still nil. I would like to know from the Honourable Minister the present status of the project and if there are any concrete steps being taken towards this. माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे ये प्रश्न में मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन मैं फिर भी माननीय अध्यक्ष महोदय आपके जरिए से रिकॉर्ड पर रखना चाहूंगा। पिछले 9.5 वर्षों में मोदी जी ने रेलवे को एक तरीके से पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया है और 26,000 किलोमीटर के आसपास नए ट्रैक्स बने हैं और आज जो नए ट्रैक्स बनने की गति है करीब 12-13 किलोमीटर पर डे के हिसाब से नए ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से विभिन्न राज्य सरकारों को भी एक निवेदन करना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी कि रेलवे के डेवलपमेंट के लिए राज्य सरकारों का बहुत बड़ा सहयोग चाहिए होता है, विशेषकर लैंड एक्विजिशन के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और भी कई तरह के अप्रूवल्स है, परमिट्स है, उसमें भी राज्य सरकारें सहयोग करें। क्वेश्चन नंबर 146 लाओ श्री कृष्णा। प्रश्न क्रमांक 146। क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मंत्रालय की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत दिए जाने वाले खाद्यान्नों में विविधता लाने की योजना है ताकि इसमें श्री अन्न और सी फूड जैसे अधिक पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल किया जा सके? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? क्या सरकार इस योजना के अंतर्गत किफायत और उपभोक्ता प्राथमिकताओं की ओर ध्यान देने के लिए उपाय कर रही है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? और इस योजना के अंतर्गत वितरित किए गए खाद्यान्नों का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है? पीयूष गोयल, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री। सर, क्वेश्चन नंबर 146 सर। माननीय सदस्य। Sir, I specifically asked the written question to the ministry that whether the ministry has plans to offer nutrient-dense options like millets and seafood in the PDS scheme, sir. The reason I've asked is two, sir. One is in the Niti Aayog paper in 2019, it said they are working on giving government subsidies on protein-rich foods like seafood in the PDS scheme, sir. And second is, government is also giving a lot of impetus for the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, sir. So, keeping these two, I have asked this question, sir, but somehow in the answer, there is no mention of seafood in the whole answer, sir. So, again, through you, I am asking it in this house, sir, whether government is looking at including nutrient-rich rich foods like seafood to mitigate stunting, underweight and iron deficiency in the children of this country, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संसद सदस्य का जवाब दूं उसके पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहती हूँ। जो गरीबों का भोजन माना जाता था, रागी, बाजरा, ज्वार, अधिकांश ये गांव के लोगों का भोजन था, जिसमें आपके प्रदेश में सबसे ज्यादा बाजरा होता है। माननीय सदस्य ने फिश के लिए कहा है, तो माननीय अध्यक्ष महोदय मैं अवगत कराना चाहती हूँ, राज्य सरकारें जो भी फूड जोड़ना चाहें खाद्यान्न में वो जोड़ सकते हैं। फिश के लिए उन्होंने कहा राज्य सरकारों का विषय है, जोड़ सकते हैं। नहीं, राज्य सरकार कैसे जोड़ सकती है माननीय मंत्री जी? पीयूष गोयल, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री। लोगों को पैसे नहीं खरीदने पड़ते हैं, निःशुल्क 81 करोड़ लोगों को उनके खाद्यान्न की जरूरत फूड ग्रेन्स केंद्र सरकार पूरी तरीके से उपलब्ध कराती है, देश भर में उपलब्ध कराती है, आपके राज्य में भी उपलब्ध कराती है। जहाँ तक और चीजें जोड़ने की बात है, स्वाभाविक रूप से 2 लाख करोड़ से अधिक जब केंद्र सरकार गरीबों की चिंता में खर्च कर रही है, तो उसके अलावा अगर कुछ और जोड़ने की इच्छा हो अलग अलग राज्यों को, तो राज्यों को पूरी छूट है। केंद्र सरकार का जहाँ तक सवाल है, हमने ये छूट दे रखी है कि अगर वो मोटा अनाज, श्री अन्न, कोर्स ग्रेन या मिलेट्स अगर देना चाहे चावल और गेहूं के बदले, तो वो उसको स्वैप किया जा सकता है। तो उसको क्या राज्य सरकार खरीदे या एफसीआई को ऑर्डर देके खरीदवाए और उसको स्वैप कर सकती है। लेकिन अन्य कोई पदार्थों को जोड़ने का
आज की तारीख में ऐसा कोई प्रस्ताव ना केंद्र सरकार के सामने है और मेरे ख्याल से जो एक सामान्य जरूरतें हैं वो फूड ग्रेन के माध्यम से गरीबों की पूरी करी जा रही है। ये भी एक बहुत बड़ी राहत है। हमने कोविड में भी देखा, उसको 2 गुना करके आज ये संतुष्टि है पूरे देश को कि एक भी व्यक्ति भूखमरी के कारण नहीं मरता है और बाकी वस्तुओं में अलग अलग प्रदेश अपने स्वेच्छता के हिसाब से काम कर सकते हैं। Sir, I still don't understand how state governments can include, sir, because this is a paper that has been put up by Niti Aayog itself in 2019. Anyways, नहीं तो माननीय सदस्य आप क्या चाहते हैं? So I'm coming to the next question, sir. I'm coming. क्या to the next... गेहूं, चावल और मोटे अनाज के अलावा इसको भी दें? ये चाहते हो आप? So that was the proposal that has been put up by the Niti Aayog, not by the state government, sir. Sir, who is state? So then why are you? माननीय मंत्री जी, लगता है कि इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि गेहूं और चावल मुफ्त में दिया जा रहा है। इनको कुछ विरोध है उससे। I'm not saying. I'm not against that. I'm saying in Niti Aayog report itself you have recommended. In Niti Aayog report itself you have recommended to include these protein-rich foods. That's why I'm asking your recommendation to be implemented. I'm not asking something else. नीति आयोग का काम है कि नए-नए विचारों के ऊपर वो अपने विचार व्यक्त करे, उसमें गहराई से, गंभीरता से स्टडी करके अपने विचार रखे। ऐसे कई विचार वो राज्य सरकारों को भी देते हैं, कई विचार हमारे समक्ष भी आते हैं और उसमें समय समय पे उपयुक्त विचार करके केंद्र सरकार को निर्णय लेना होता है। ये वो प्लानिंग कमीशन का जो पहले के ज़माने में पुरानी सरकारों के ज़माने में चलता था कि हर राज्य को प्लानिंग कमीशन के दरवाजे खटखटाने पड़े, हर योजना के लिए नीति आयोग या उस समय के प्लानिंग कमीशन की अप्रूवल लगे, वो ज़माना ख़त्म हो गया। अब राज्य सरकारें स्वेच्छता के साथ काम कर सकती है, उनको अपने बजट में जो इच्छा हो वो करने की पूरी छूट है। अब प्लानिंग कमीशन का उनको कंट्रोल ख़त्म कर दिया गया और उनके सुझाव के रूप में देखने चाहिए, ये आदेश नहीं होते। ए राजा जी, सर हो गया आपका सप्लीमेंट्री। ए राजा जी, सर, I may permitted to ask in Tamil, sir. Okay. Sir, I may be permitted to ask my question in Tamil, sir. Then it will reach my constituency. हाँ, ये इसमें तमिल भाषा का भी है, जोड़ो, निकालो। I can ask. इसमें है भाषा तमिल। மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, என்னுடைய நாடாளுமன்ற தொகுதி நீலகிரி நாடாளுமன்ற தொகுதி। माननीय सदस्य, ऐसे इस भाषा तमिल है ना, आएगी तमिल भाषा। सर, I will talk in English. अभी रुको तो सही, आप 1 मिनट जल्दी क्यों कर रहे हो? 1 मिनट बैठ जाइए आप। सप्लीमेंट्री पूछ लिया आपने। ए राजा जी, 1 मिनट। ए राजा जी, सर என்னுடைய நீலகிரி நாடாளுமன்ற தொகுதியில் चला रहे नीचे से, इसलिए ए राजा जी, என்னுடைய மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, என்னுடைய நாடாளுமன்ற தொகுதியில் தேயிலை பயிரிடுதல் என்பதுதான் மிக முக்கியமான தொழில். மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் வர்த்தகத்துறையையும் நுகர்வோர் துறையையும் ஒரே நேரத்தில் நிர்வகிக்கிற காரணத்தினால் இந்த கேள்வியை நான் கேட்க விரும்புகிறேன். எங்களுடைய நீலகிரி நாடாளுமன்ற தொகுதியில் மட்டுமல்ல, இந்தியாவில் விளைகின்ற தேயிலைக்கு போதுமான விலை இல்லை, போதுமான பொது கொள்முதல் இல்லை. இதை தீர்ப்பதற்கு ஒரே வழி பொது விநியோக திட்டத்தில் தேயிலையை நீங்கள் சேர்த்தால் அது கல்டிவேஷன் பயிரிடுகிறவர்களுக்கும் உற்பத்தி செய்கிறவர்களுக்கும் கொள்முதல் செய்கிறவர்களுக்கும் வசதியாக இருக்கும் என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் உங்களிடத்தில் கேள்வியாக கேட்க விரும்புகிறேன். நல்ல விடை தெரிவிக்க என்று விரும்புகிறேன். Sir, to get a good answer, you need to give a good question. The question is relating to Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana. The question is related to nutrient-dense options like millets and seafoods. And some recommendation on Niti Aayog that the Honorable MP just mentioned. I don't know whether our Honorable other senior colleague, who's been a minister himself, either did not understand this, or maybe we should consider, Parliamentary Affairs should consider whether we can translate questions into different languages and give to different members so that they can understand what the question is. He is welcome to my chamber. I welcome Mr. Raja for a cup of coffee. In fact, I'll be happy to serve Nilgiri tea, sir. I am promoting Nilgiri tea across the world. Whoever comes to my office from all over the world, throughout the world,
people are now enjoying Nilgiri tea, which I give them beautifully packed. Nilgiri tea, Chikmagalur Valley tea, various teas, Darjeeling tea, Assam tea. I give it to people all over the world. In fact, only yesterday, I had visitors from 4 countries, from Switzerland, Norway, Ireland, Iceland, and Liechtenstein. For all 4, I served them tea and coffee made by India and offered them Nilgiri tea as a return gift. So we are the brand ambassadors of Nilgiri tea. I wish the Honorable MP would also do some effort to support the tea growers of Nilgiri. श्री किरीट सोलंकी जी। अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय उठाने की अनुमति दी। अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय उठाने की अनुमति दी है। मिलेट्स यानी कि श्री अन्न के नाम से जाना जाता है, जैसे कि बाजरा, रागी, ज्वार, मक्का। मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उनके सुझाव पर यूनाइटेड नेशन ने इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के नाम पे घोषित किया है। प्रश्न ये है कि यहाँ जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वहाँ हम गेहूं और चावल ही देते हैं, क्यों ना हम वो श्री अन्न को दिया जाए, क्योंकि ज्यादातर लोग श्री अन्न खाते हैं, उसमें पौष्टिकता भी ज्यादा होती है, उसमें मिनरल्स और विटामिन भी ज्यादा होते हैं, क्लाइमेट चेंज के लिए भी ये फ्रेंडली है, तो उसको जो वहाँ कंपल्सरी वहाँ दिया जाए, ऐसे भारत सरकार से क्या आदेश जाएगा? महोदय, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से श्री अन्न योजना लागू की है, उससे मांग भी बढ़ी है और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगी कि जब माननीय G20 आप ये बताएं कि इसमें है या नहीं, इसको लागू किया गया। ओके, 12 बज गई है, प्रश्नकाल समाप्त। अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू वर लिसनिंग टू द रिकॉर्डिंग्स ऑफ टुडेज प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन द लोकसभा। दिस ब्रॉडकास्ट came to you from Delhi station of Akashvani.